start the next part of the chapter number 1, class 11th and 12th, the eve of independence. Lesson number 1. If you don't see the part number 1, then you go to description box and click the link and watch the part number 1 of chapter number 1, the eve of independence. Now student, we are start the second part. We are studying in this part the industrial sector. The eve of independence, we show the industrial sector in Indian economy. Now we start. In deeply study industrial sector. Systematic deindustrialization in the term that describe the status of the industrial sector during this British rule. मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने किस तरह से इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो उद्योगीकरण था, उसको किस तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सिस्टमेटिकली और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो आपको पूरा का पूरा ये जो ढांचा दिया हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, आपको क्लियर हो जाएगा। सिस्टमेटिक क्या होता है? सिस्टमेटिकली होता है किसी भी तरीके से काम करना, उसके लिए पहले कोई स्ट्रेटजी बनाना और उसके बाद वर्क करना। ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और अ कैपेसिटी। मीन्स जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर वर्क किया जा रहा है उसको रिडक्ट कर दिया जाए, उसकी रिडक्शन कर दी जाए, उसको कम कर दिया जाए और उसकी कैपेसिटी को भी कम कर दिया जाए। इसका मतलब आप समझो, अगर एक इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट्स है पर डे की, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग हुआ कि आप उस इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी है 1000 यूनिट पर डे प्रोडक्शन की, आप उसको कम कर दो। आप उसको कम कर दो 1000 की बजाय वो ओनली 200 तक ले आओ आप उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इससे क्या होगा? इससे वो इंडस्ट्री धीरे धीरे डिस्ट्रॉयर हो जाएगी, धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी। और यही काम अंग्रेज़ों ने इंडिया में किया। उन्होंने इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको डिस्ट्रॉयर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की टर्म को यूज़ किया। क्लियर स्टूडेंट? अब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉयर करने के लिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को यूज़ किया, कैसे उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्री की कैपेसिटी को कम किया। और देखो, जब किसी भी चीज़ की कैपेसिटी कम हो जाती है, प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है, तो वो जो फर्म होती है, वो इंडस्ट्री होती है, वो लॉस में चली जाती है। ठीक है। और उसकी कैपेसिटी कम होने से जो मार्केट की डिमांड है वो कम नहीं होती है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो अदर कंट्रीज़ हैं वो मार्केट में आ जाती हैं। और सेम अंग्रेज़ों ने यही काम किया। उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी थी उसको ख़त्म कर दिया और ब्रिटेन के बने हुए प्रोडक्टों को उन्होंने इंडिया की मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ कि इंडिया का जो बिज़नेस था, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉयर होना स्टार्ट हो गई। नाउ वी आर स्टार्टेड डीपली स्टडीइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, systematically deindustrialization in the term that describe the status of industrial sector during the British rule। हम इसमें स्टडी करेंगे कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया गया और उसका मोटिव क्या था। द मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आर टू फोल्ड। दो उनके मेन मोटिव थे। क्या क्या? टू एक्सप्लोर द इंडियाज वेल्थ एंड रॉ मटेरियल एंड अ प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक अ कॉटन एंड जूट। आपको पता होना चाहिए कि कॉटन टेक्सटाइल इंडिया का काफ़ी फेमस रहा था, वो वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री थी। ठीक है।
तो जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटेन की सरकार थी, उसने सबसे पहले उसे ही टारगेट बनाया। ठीक है, टू एक्सप्लोर द इंडियन वेल्थ। एक्सप्लोर का मीनिंग मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ को निचोड़ देना, शोषण कर लेना उसका। ठीक है, जिस तरह से हम एक लेमन का रस निकालने के लिए उसको पूरी तरह से निचोड़ देते हैं, सेम ऐसे ही अंग्रेज़ों ने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करने के लिए एक्सप्लॉइट यूज़ किया। इंडिया की वेल्थ को ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे उसको एक्सप्लॉटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्टली उन्होंने क्या किया, प्राइमरी प्रोडक्ट जो कि कॉटन एंड जूट थे, उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। इट वॉज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एमर्जिंग नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल इनपुट इन द वर्क ऑफ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। अब देखो, कॉटन और जूट इंडस्ट्री इंडिया की काफ़ी फेमस थी, बट ब्रिटेन की जो सरकार थी वो ये चाहती थी कि इन दोनों चीज़ों का, जो कॉटन एंड जूट है, उसको पूरी तरह से ब्रिटेन भेजा जाए और वहाँ से मशीनों से रेडी कर कर उस प्रोडक्ट को इंडिया की मार्केट में सेल किया जाए। टू एक्सप्लॉयट इंडिया एज द पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन। सेकेंडली वो चाहते थे कि जो इंडिया की मार्केट है वो इस तरह से यूज़ की जाए, पोटेंशनली यूज़ की जाए कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर ब्रिटेन की प्रोडक्ट की डिमांड हो। ठीक है, तो आपने अभी तक स्टडी किया कि दो मेन रीज़न थे जिनकी वजह से इंडस्ट्री सेक्टर का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन ने किया। ठीक है, अब देखो हम आगे स्टडी करेंगे। इसमें दिया हुआ है बॉक्स में, पीरियड टू द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल के समय पर किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर ने वर्क किया और किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्ट्रॉय हुआ। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वाज फेमस वर्ल्ड वाइड। डीके मसलिन फाउंड इन बंगाल। देखो ये डीके मसलिन क्या है, डेके मसलिन एक स्टफ़ है कपड़े का, क्लोथ का। ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड था, पूरे संसार में फेमस हुआ और ये बंगाल में मिलता था। ठीक है, जो इसके पास जो जगह थी ढाका, ये पास में थी, प्रेजेंट कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ये प्रेजेंटली बांग्लादेश की कैपिटल है। वाज फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड एज द फाइनेस्ट कॉटन टेक्सटाइल। ये कॉटन का कपड़ा था और कॉटन टेक्सटाइल के लिए ये पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड में काफ़ी फेमस था। ठीक है, मलमल वाज द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ द मसलिन एंड वाज प्राइमरीली वोन बाय द रॉयल्टी, गिविंग टू द नेम ऑफ मलमल शाही और मलमल खास। देखो मलमल का जो स्टफ़ था, कपड़ा था, वो काफ़ी फेमस हुआ। ठीक है, ये फाइनेस्ट कॉटन था और इसमें रॉयल्टी भी दी गई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से इसे मलमल शाही या मलमल खास का नाम भी दिया गया। देखो रॉयल्टी का मतलब होता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसके सेल और परचेज पर कुछ भी बेनिफिट्स दे देना। ठीक है, इसलिए इसका नाम मलमल शाही और मलमल खास रहा। स्टूडेंट, इस बार आपके जो क्वेश्चंस आने हैं वो एमसीक्यू बेस पर आने हैं, तो जितना भी ये जो पोर्शन मैं आपको थोड़ा थोड़ा करवा देती हूँ बीच में, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके वेरी शुड प्रिपेयर होते हैं, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से करना। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ढाका मसलिन, तो आप बता सकते हो इट्स अ कॉटन स्टफ। ठीक है, फाइनली कॉटन। राइट द अदर नेम ऑफ द मसलिन स्टफ, तो आप बता सकते हो मलमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है वाई वी आर कॉल्ड द मलमल शाही एंड मलमल खास, बिकॉज द गवर्नमेंट गिव्स अ रॉयल्टी इन दिस cotton textile, so we say that the मलमल शाही एंड मलमल खास। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे जो आपको साथ साथ कंप्लीट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट, कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को। दिस सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू। अब जब सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया तो उससे क्या चीज़ हुई, क्या रिजल्ट आया उसका। डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड द कॉन्सिक्वेंट मैसिव
अनएम्प्लॉयमेंट। देखो डिक्लाइन का मतलब होता है कम हो जाना। इससे क्या हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो क्या होगी, डिस्ट्रॉयर होना शुरू हो गई। ठीक है, उसकी वजह से जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, जो लोग हैंडीक्राफ्ट की वर्किंग कर रहे थे, वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए। द पेंटिशनर ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। अब देखो जो इंडियन मार्केट में थी ब्रिटिश गुड्स, वो सबसे ज़्यादा सेल होने लगी। ठीक है, पेटिशनर का मतलब होता है नियर बाय द वर्ल्ड। ब्रिटिश गुड्स जो थी वो इंडियन मार्केट के अलावा पूरे वर्ल्ड में भी सेल हो रही थी। द पुअर स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज हाईलाइटेड द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखो पुअर स्टेट का मतलब होता है कि काफ़ी डिस्ट्रॉयर हो जाना। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉयर हुआ था वो कौन सा था, उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। फर्स्टली है डीके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। डीके का मतलब है किसी भी चीज़ का डिस्ट्रॉयर हो जाना, क्षय हो जाना हिंदी में। बिफोर सफरिंग द डीके ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया enjoyed a wide world reputation for excellence and quality. The main reason for the decay of the handicraft was the discriminatory tariff policy of the state. देखो अगर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जब तक ब्रिटिश राज नहीं आया था, बिफोर ब्रिटिश राज, जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था वो काफ़ी वर्ल्ड में उसकी रेपुटेशन थी। ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड था, मतलब पूरे संसार में फैला हुआ था। जिसका मेन रीज़न क्या हुआ है, इसके डीके होने का, मतलब इसके डिस्ट्रॉयर होने का मेन रीज़न क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। गवर्नमेंट ने जो टैरिफ पॉलिसीज यूज़ की वो इसके डिस्ट्रॉयर होने का सबसे मेन रीज़न रहा। अब गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी पॉलिसी की ये अभी हम डीपली आगे स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया। जो एक्सपोर्ट था, ठीक है, जो इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट को अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही थी, उस पर सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश ने, कि टैक्सेस लगा दिए, कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी कॉस्टली हो गया। बाहर के देशों में वो काफ़ी महंगा बिकने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी फॉरेन कंट्री में उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई। और सेकेंडली उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे थे उस पर से जो टैक्सेस थे वो रिमूव कर दिए, उसको फ्री ऑफ टैक्स कर दिया गया। जिससे क्या हुआ, उसकी कॉस्ट कम हो गई और इंडिया में वो काफ़ी चीप रेट पे मिलने लगा। जिसकी वजह से ब्रिटेन की जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो इंडिया में इंक्रीज़ होने लगी और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की जो डिमांड थी वो डिक्रीज़ होने लगी। इस तरह से जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉयर होनी स्टार्ट हो गई। देखो, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कॉन्साइड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पर अगर हम देखते हैं, कॉन्साइड का मतलब होता है दोहरा फ़ायदा, दोनों तरफ से होने वाला फ़ायदा। अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक तो यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर ले जाने लगे और वहाँ से फाइनल गुड्स इंडिया की मार्केट में सेल करने लगे। जिससे क्या हुआ, उनको दोनों तरफ से बेनिफिट हुआ। कैसे, द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द बेस्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ब्रिटेन को लगा, ब्रिटिश सरकार को लगा कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल का सोर्स है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप रॉ मटेरियल के लिए इंडिया के प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, और वो सबसे बेस्ट मार्केट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, वो भी फिनिश गुड्स की, जो कि ब्रिटेन की मशीनों में तैयार किए जाएं और काफ़ी चीप रेट पर इंडिया की मार्केट में सेल कर दिए जाएं। अब इस चीज़ को करने के लिए क्या क्या अलाउड किया गया, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से बाहर जो भी रॉ मटेरियल जाएगा उसको टैरिफ फ्री कर दिया गया। ठीक है, एंड टैरिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। अब जो ब्रिटिश प्रोडक्ट जो थे, जो इंडिया में लाए जा रहे थे, उनको भी टैरिफ फ्री कर दिया गया, जिससे कि क्या हुआ, वो काफ़ी चीप कॉस्ट पर हमें अवेलेबल हो गई।
But at the same time, heavy duty was placed on the export of Indian handicraft product, which reduced their competitiveness in the international market. क्लियर, यही पॉइंट मैंने अभी आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी हैवी ड्यूटीज़ लगा दी, ठीक है, प्लेस्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए जा रहे थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, उन पर हैवी ड्यूटी लगा दी, जिससे क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में वो कम्पिटिटिवनेसली काफ़ी हाई प्राइजेस पर आ गए, जिसकी वजह से उनकी जो डिमांड थी वो रेड्यूस होना स्टार्ट हो गई. As a consequence, while the British products start penetrating in the Indian market, the Indian handicraft products started losing their domestic as well as the foreign market. अब देखो इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे पेनेट्रेटिंग स्टार्ट हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नियर बाय द वर्ड मीन्स गवर्नमेंट ने इस तरह से काम किया कि जो प्रोडक्ट थे ब्रिटेन के वो सभी जगह चीप रेट पर मिलने लगे, और जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो फॉरेन मार्केट में काफ़ी कॉस्टली सेल होने लगे, जिसकी वजह से उनकी डिमांड कम हो गई. The Indian handicraft also faced through the competition from the machine-made British product, which were better in a quality and precision than the Indian product. देखो अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया कि जो इंडिया का प्रोडक्ट था उसका कंपटीशन किससे हुआ, मशीन मेड प्रोडक्ट से. एक हैंडमेड प्रोडक्ट है और एक मशीन मेड प्रोडक्ट है. नेचुरली जो मशीन से प्रोडक्ट रेडी होगा उसमें कॉस्ट कम आएगी, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है, और जो हैंडमेड प्रोडक्ट होगा उसमें फिनिशिंग हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बट उसको मेंटेन करने में टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है. द पैटर्न ऑफ डिमांड ऑफ इंडियन कंज्यूमर आल्सो चेंज. अब धीरे धीरे जब ब्रिटेन की जो फाइनल गुड्स थे वो इंडिया में सेल होने लगे, जिसकी वजह से जो इंडियन के कंज्यूमर थे, कस्टमर थे, उनकी जो डिमांड थी वो चेंज होने लगी, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडोप्ट करने लगे, जिससे क्या हुआ, इंडियन क्राफ्ट्समैन जो है वो लूजिंग होना शुरू हो गया. डोमेस्टिक मार्केट में उसकी जो वैल्यू थी वो कम होना स्टार्ट होगी. नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है वीक नोटेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. मीन्स जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज खोली गई, ओपन की गई, उसकी जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल वीक की तरह थी. देखो वीक क्या होता है, जिस तरह से एक बर्ड की जो चोंच होती है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक बर्ड बना दूँ तो ये बर्ड की जो चोंच होती है, ये वाली बीक, इससे वो बहुत कम दाना ले पाता है. सेम उसी तरह से जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनाई गई उसकी जो ग्रोथ थी वो भी बिल्कुल स्लो थी, ठीक है. इट वॉज ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री शो इट्स अ एमरजेंसी. अब देखो जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी 19th सेंचुरी के अंदर, 19th सेंचुरी के हाफ में उसने काफ़ी कुछ अडोप्ट कर लिया था, काफ़ी कुछ ले लिया था. कैसे, 5 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन रिगार्डेड. अब यहाँ पर हम 5 ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे कि किस तरह से मॉडर्न इंडस्ट्री ने ग्रोथ की, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से आपके MCQ काफ़ी सारे बनेंगे, तो इसको आपने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है. इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप. कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया. देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कॉटन और टेक्सटाइल मिल कहाँ पर सेट की गई, वेयर द सेट द कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया. तो कहाँ पर की गई, वेस्टर्न इंडिया में, मेनली इन महाराष्ट्र. जगह का नाम पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है, और इसका कंट्रोल किसके द्वारा था, इंडियंस के अकॉर्डिंग, मतलब इंडियन इस इंडस्ट्रीज को चला रहे थे, ठीक है. जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर कंसंट्रेटेड इन द बंगाल एंड वर प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय द फॉरेनर्स. और जो जूट की इंडस्ट्री थी वो बंगाल में सेट की गई थी, ठीक है, और ये कंट्रोल कौन कर रहे थे, फॉरेनर कर रहे थे. इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री come up. The Tata Iron Steel Company TISCO was incorporated in 1907. मतलब 1907 में टाटा एंड आयरन कंपनी जो स्टील इंडस्ट्री थी वो भी लगाई गई. और आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड सीमेंट, पेपर एंड द शुगर इंडस्ट्रीज आल्सो स्टार्टेड कमिंग. देखो
यहाँ पर क्लियर बताया कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ उसके बाद सीमेंट, पेपर, शुगर इंडस्ट्री क्या की गई, स्टार्ट की गई। यहाँ पर आपसे TISCO टिस्को की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है वेरी शॉर्ट में, जो कि है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देयर वॉज अ हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स लाइक मशीन, इंडस्ट्रियल प्लांट्स विच आर यूज्ड इन अ फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह से जो कैपिटल गुड्स थी उनकी इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाई गई। जो क्या थी कैपिटल गुड्स, जैसे मशीन, ठीक है, प्लांट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया है इनका। कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडेड, GV की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GV। और अ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी रिमेन एक्सट्रीमली लो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके काफ़ी सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो गए हैं। इस क्वेश्चन में द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। देखो यहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात की गई है कि मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर कितनी स्टेट्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया, और पार्टिसिपेशन के साथ साथ ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज़ की गई जिससे कि इंडियन मार्केट की जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो ब्रिटिश मार्केट में होने लगी। इट वॉज कन्फाइंड ओनली टू द स्ट्रेटजी एरियाज लाइक अ रेलवे एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यूज़ किया गया रेलवे और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स की ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट, इंडियन मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट आ सके और सेल हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये ब्रीफली आपको दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में किस तरह से जो 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो अडॉप्ट की। बैकवर्डनेस में लिमिटेड ग्रोथ कितनी हुई, तो ये चारों पॉइंट आपके मैं काफ़ी ऊपर डीपली जो है काफ़ी अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो इसको आप ओनली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है फॉरेन ट्रेड। मीन्स किस तरह से इंडिया के लोगों ने अपने फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज़ करने का सोचा, और ब्रिटेन ने ये सोचा कि वो किस तरह से इंडिया के फॉरेन ट्रेड को कम करेगा और अपना ट्रेड जो है, अपनी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंडिया की बाउंड्री में सेटअप करेगा। अब हम इसमें ये स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी उस प्रॉब्लम को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन साथ के साथ कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको समझ आ रहा है कि टॉपिक अच्छे से कंप्लीट आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि मैं आप स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर के कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से रिवाइज करवा सकूं। ठीक है, और अगर आप शेयर करते हैं तो किसी दूसरे स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी जिसको इस वीडियो की नीड है। कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब कि विदेशियों का व्यापार, विदेश में किया गया व्यापार। इंडिया हैड एक्वायर्ड MNC इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम से जो फॉरेन ट्रेड था इंडिया का वो काफ़ी अच्छा था। मतलब इंडिया, ये कह लो आप कि ब्रिटेन के लोगों के इंडिया में आने से पहले जो इंडिया का ट्रेड था, टेक्सटाइल मिल थी, कॉटन एंड जूट की जो टेक्सटाइल मिल थी वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी, और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की भी फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रीज थी इंडिया की बिफोर ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के आने से पहले, ब्रिटिश रूल आने से पहले इंडिया की जो डिमांड थी प्रोडक्ट की वो काफ़ी हाई थी। द रोमन्स यूज टू कॉल इंडिया। देखो जो रोमन लोग थे वो इंडिया के लिए द सिंक ऑफ द वर्ड्स बुलियन वर्ड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सिंक होता है कोई ऐसा गड्ढा, आप इसको समझ सकते हैं, सिंक बहुत गहरा गड्ढा, और जो वर्ड बिलियंस मतलब पूरे संसार से भी का, जिसका बिलियन मतलब आप यहाँ पे गोल्ड से ले सकते हैं कि पूरे संसार का जितना गोल्ड सोना था वो इंडिया के गड्ढे में था। मतलब इंडिया को
गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास लॉट ऑफ क्वांटिटी में गोल्ड था। बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रोट टू एन एंड टू इट। और क्या हुआ? ब्रिटिश रूल ने इंडिया की इस बुलियन को लो ले आया, डाउन कर दिया, एंड कर दिया उसका। अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि किस तरह से ब्रिटेन ने अपना ब्रिटिश रूल को अप्लाई कर कर किस तरह से हमारे फॉरेन ट्रेड को भी ख़त्म किया। Prior to the British rule, India was the well-known exporter of the finished goods such as fine cotton, silk, textile, iron goods, wooden goods, ivory work and the precious stone। अब देखो यहाँ पर क्लियर बताया है कि ब्रिटिश रूल के समय में जो इंडिया था वो वेल नोन एक्सपोर्टर था फिनिश्ड गुड्स का। और गुड्स कौन सी रेडी हो रही थी? सिल्क, टेक्सटाइल, वुडन गुड्स, ठीक है। अवेरी होता है एलिफेंट का जो टीथ होता है, हाथी दांत, क्या होता है? हाथी दांत। हाथी दांत से किया गया काम हमारा होता है अवेरी, ठीक है। तो उनकी क्या थी? काफ़ी डिमांड थी। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने इंडिया को बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल का और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स का। मतलब जो फिनिश गुड्स थी ब्रिटेन की कंपनीज में रेडी होती थी वो तो इंडिया में सेल की जाती थी, और इंडिया की जो कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल ये जो था इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जा रहा था। मींस इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाकर ब्रिटेन में मशीन से उसको फाइनल फिनिशिंग गुड्स यानी कि जैसे कॉटन ले गए तो उसका कॉटन का क्लॉथ बनाकर इंडिया के मार्केट में सेल किया जाने लगा। इट वाज ऑल द ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ट्रेड एंड टैरिफ पश बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया जिसकी वजह से जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया। स्टेट द फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से फॉरेन ट्रेड जो था टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो किस तरह से कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हम चेक करते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। देखो, नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टेंट ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपको क्लियर हो गया कि इसमें क्या है कि कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो ये सारी जो थी इनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जा रहा था, और कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स को आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनाकर इंग्लैंड से यहाँ लाया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी बैकवर्डनेस हो गई हमारी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। अब देखो, जो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल पर्सन का कंट्रोल हो जाना। यहाँ पर ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो मोनोपोली कंट्रोल आ गया था, किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यही आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड किस पर्सन का था, तो आप बता सकते हो इंडियन गवर्नमेंट का था या ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो नेचुरली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। टू ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो कि हमें क्रिटिकल, हम इसके बारे में बताते हैं। मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टूवर्ड द ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो क्लियर बताया कि जो 50% फॉरेन ट्रेड था वो ग्रेट ब्रिटेन के हाथ में चला गया था। द रेस्ट ऑफ द ट्रेड वाज डायरेक्टेड टूवर्ड द चाइना, साइक्लोन, श्रीलंका, पर्शिया, ईरान एंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटेन ओवर इंडिया फॉरेन इन द इनसेटिस्फाइड आफ्टर द ओपन ऑफ द स्वीज कैनल इन 1869। आपका यहाँ पर ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रेडी होता है कि व्हेन द स्वीज कैनल स्टार्ट, तो आप बता सकते हैं कि 1969 में स्टार्ट हुआ था ये। While exporter of the primary product raw material from Indian supplied input of the British industry, import of finished goods from Britain provide a huge market of the British industry। अब यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ है वो क्या कर रही थी? सप्लाई कर रही थी इनपुट्स की, और इम्पोर्ट हो रहा था इंडिया के अंदर फिनिश गुड्स का, ठीक है। क्लियर हुआ स्टूडेंट आपको? अब देखो इस बॉक्स में देखते हैं हम, साथ के साथ बॉक्स को भी कवर करते हैं कि बॉक्स में क्या दिया हुआ है।
Suez Canal and the access to the Indian market. It is the artificial waterway running from the north to the south across Isthmus of the Suez in the northeastern Egypt. ये हमें बताया हुआ है कि ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे था, ठीक है, और ये इल्तुतमिश के टाइम से चलता आ रहा था और ये नॉर्थ ईस्टर्न में था। द कैनल प्रोवाइड्स द डायरेक्ट ट्रेड रूट। अब ये क्या था, ये कैनाल हमें प्रोवाइड कर रहा था डायरेक्टली ट्रेड को, रूट को, कि यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, ठीक है। अमेरिकन पोर्ट्स एंड द पोर्ट्स लोकेटेड इन द साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ऑनियन रिमूविंग द नीड ऑफ सेल अराउंड द अफ्रीका। अब ये सारा कहाँ हो रहा था, ओशंस में हो रहा था, ठीक है। वाटर के सोर्स को यूज़ किया जा रहा था, वहाँ बड़े बड़े पोर्ट बनाए जा रहे थे जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री से दूसरे कंट्री मतलब पोर्ट के अकॉर्डिंग, जहाज़ों के अकॉर्डिंग, वाटर बोट्स के अकॉर्डिंग जाया जा रहा था। Opening of the Suez Canal in 1869 significantly reduced the cost of transportation of goods between the Britain and India। देखो 1869 में जब स्विस कैनल ओपन कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी गुड्स की और ब्रिटेन एंड मतलब ब्रिटेन से इंडिया लाने की, वो क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई, रिमूव हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि और भी ज़्यादा चीपेस्ट रेट पर जो ब्रिटेन के प्रोडक्ट थे वो इंडिया की मार्केट में अवेलेबल होने लगी। अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रोमोटेड मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसमें क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो थी वो भी प्रमोटेड कर दी गई और मोनोपोली कंट्रोल हो गया इंडियन फॉरेन ट्रेड पर, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। स्टूडेंट इसमें से काफ़ी सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बन रहे हैं, तो आप इसको डीपली स्टडी कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो अब यहाँ पर क्लियर बताएं, ये जो हाइलाइट्स होती हैं ये आप काफ़ी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये सारी की सारी क्या बता रखी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी बताई हुई हैं। अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, सरप्लस स्टेट बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। देखो सरप्लस स्टेट का मतलब क्या होता है, सरप्लस स्टेट का मतलब होता है कि जितना आपकी नीड है, जितनी आपकी बेसिक नीड है उसको पूरा करने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा रह जाता है उसको हम सरप्लस कहते हैं, ठीक है। आपको क्लियर है इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि जो इंडिया था स्टार्टिंग में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा था, मतलब उसकी जो फार्मिंग थी वो भी सस्टेनेबल थी, मीन्स वो सिर्फ अपने लिए ही प्रोडक्शन कर रहा था। उसको अगर एक बोरी गेहूँ चाहिए तो वो सिर्फ एक बोरी गेहूँ की प्रोडक्शन कर रहा था। बट अंग्रेज़ों के इंडिया में आने के बाद से जो हमारी फार्मिंग थी वो क्या होगी थी, कमर्शियलाइज होगी थी, मीन्स उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट किया जाता था जो हम मार्केट में सेल भी कर सकते थे। तो उस सरप्लस स्टेट जो हमारा इंक्रीज़ हुआ, उस सरप्लस स्टेट का जो बेनिफिट था वो सारा का सारा ब्रिटिश को मिलने लगा। अब वो कैसे मिलने लगा वो अब हम इन पॉइंट्स में डीपली स्टडी करेंगे। सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिमी ओवर एक्सपोर्ट एक्सीड ओवर इम्पोर्ट। ये क्लियर है कि जब ब्रिटिश रेजिमी आई, जब ब्रिटेन की सरकार ने इंडिया पर अपना राज करना शुरू किया, तो जो हमारा एक्सपोर्ट था वो क्या हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा, जिससे क्या हुआ, सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। अब यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए बैलेंस क्या होता है। बैलेंस होता है आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, आप पावर से समझिए, मार्केट पावर से, डिमांड एंड सप्लाई, डी एंड एस, अगर ये इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में है। अगर आपकी डिमांड ग्रेटर हो जाती है सप्लाई से तो ये भी बैलेंस है, नहीं है, अनबैलेंस है। अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज़ होती है डिमांड से तो ये भी अनबैलेंस है। क्लियर स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो द सरप्लस वाज ओइंग लार्जली टू एक्सपोर्ट टू प्राइमरी गुड्स विच इज़ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो इंडिया के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एंड टर्टरी या टर्शरी एक्टिविटीज़ हम इसको बोल सकते हैं। अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर प्राइमरी गुड्स आ रही थी, मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई जा रही थी, जैसे कि फूड ग्रेन हो गया हमारा, ठीक है, और कॉटन हो गया, मतलब जो भी चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज से आपको मिलती है वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, प्राइमरी गुड्स होती हैं, जो हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी गुड्स जो होती हैं इनकी जो
कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। और उसी चीज़ का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने लगा, जो कि हमारी बैकवर्डनेस इकोनॉमी की पहचान बन गई। जबकि पहले क्या था, पहले कॉटन, टेक्सटाइल मिल, जूट का एक्सपोर्ट किया जा रहा था, अब प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा था। Despite the surplus trade, supplies, several essential commodities like food, grain, and cloth remained deficient in the domestic market. अब हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में भी इनकी जो डिमांड थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई थी। जो हमारी असेंशियल यूजेस थी, सिर्फ उसकी जो डिमांड थी वो चल रही थी, बट वो भी पहले से क्या हो गई थी, डेफिशिएंट का मतलब होता है कम हो रही थी। द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इंस्टेड इट वाज यूज्ड टू मीट। अब देखो यहाँ पर क्या है, ट्रेड सरप्लस का मतलब हुआ कि जब ट्रेड सरप्लस हुआ, व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन जो उसकी ग्रोथ हो रही थी, जो भी इनकम हो रही थी, वो कंट्री की डेवलपमेंट पर यूज़ नहीं हो रही थी। उसका मैक्सिमम खर्च कहाँ हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया थी वो क्या कर रही थी, उस जो ग्रोथ हो रही थी, हमारी जो इनकम बढ़ रही थी, उसका यूज़ कर रही थी। वो और किस चीज़ पे यूज़ कर रही थी, एक्सपेंस ऑफ द वार फाउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो अंग्रेजी सरकार राजा महाराजाओं से उस समय पर लड़ रही थी, वॉर कर रही थी, उसका जो खर्चा आ रहा था वो भी इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्डनेस की तरफ जाने लगी। जिससे हमें क्लियर हो गया कि जो हमारी वेल्थ है, हमारा जो पैसा है, उसका एक खुद ड्रेन हो रहा है। मतलब वो पैसा अंग्रेज अपनी फैसिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ बॉक्स में हमें बताया हुआ है कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, मतलब जो इंडिया सरकार के पास पैसा था वो ड्रेन मतलब कहाँ खर्च हो रहा था। ड्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निकलना। जिस तरह से पानी कहीं इकट्ठा हो तो उसकी ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं कि पानी का बहाव कैसे होगा, निकाला जाएगा। सेम ऐसे ही जो इंडिया की वेल्थ थी, इंडिया का पैसा था, वो अंग्रेज़ों ने किस तरह से इंडिया से दूर किया। Whose administrative expenses were anchored by the British government to manage their colonial rule in India. Also, whose expenses were anchored by the British government to fight war in the pursuit of their policies, imprisonment. All these expenses were borne by the Indian actor, the impede to drain of Indian wealth. अब यहाँ पर क्लियर हमें हो गया कि जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। वो अपने कॉलोनियल रूल को इंडिया में अप्लाई करने के लिए पैसा खर्च कर रही थी, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में करेंगे, क्योंकि वीडियो पार्ट 2 काफ़ी लंबा हो रहा है। ऑलरेडी ये हमारी 40 मिनट की नियर अबाउट वीडियो बन चुकी है। तो स्टूडेंट इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो के पार्ट में कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है समझने में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। और इससे वीडियो पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप स्टूडेंट जाकर पहले फर्स्ट पार्ट को स्टडी करना, फिर इस सेकंड पार्ट को स्टडी करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो का कंसेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।